हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग सीटेट पेपर वन जो हुआ था 2024 को, उसमें से आज हम लोग इसका हिंदी पेडागॉजी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो कोई छोटी बच्ची है, वह खुद से क्या कर पा रही है, कोई अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है। अगर उसके कोई जो है बड़े या फिर उसके जो सहपाठी है उसकी हेल्प कर दे रहे हैं, तो वो क्या कर रही है, वो कार्य कर ले रही है। तो इसे कहा जाता है मदद या फिर इसके फोल्डिंग। और किसके ये इसके फोल्डिंग के बारे में बताया किसने था? तो वाइगोत्स्की ने जो है इसके फोल्डिंग के बारे में बताया था। इसको पाड़ या फिर ढांचा भी कहा जाता है, पाड़ या फिर इसी को ढांचा भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो यह किस प्रकार का अधिगम है? मौखिक अधिगम है, अवधारणा अधिगम है, गत्यात्मक कौशल अधिगम है, या फिर संरचना अधिगम है। इसमें पूछा गया है अधिगम का कौन सा प्रकार है जिसमें बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि या तर्क करना होता है, बुद्धि या तर्क आदि का प्रयोग करना होता है। तो किस प्रकार के अधिगम में किया जाता है? तो यह किया जाता है अवधारणा अधिगम में। अवधारणा अधिगम में तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो बात की जाए यहाँ पे कुछ शब्दों के लिए उसने वर्तनी गलत लिखी है, तो आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? तो वह अध्यापक जो यहाँ पे यूज कर रहा है समग्र भाषा उपागम का, क्योंकि जब पूरी उसकी भाषा देखता है, पूरा निष्कर्ष निकालता है, तो ज़्यादा चीज़ें जो है इसमें से सही मिलती हैं उसको, तो कुछ बहुत जो है कमियाँ मिलती हैं। तो यह हो जाएगा समग्र भाषा। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यप अपने कुछ शब्दों के लिए उसने गलती की है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समग्र भाषा। क्या हो जाएगा? समग्र भाषा। और संरचनात्मक में क्या होता है कि जो है व्याकरण वगैरह के नियम बताए जाते हैं। और रचनावादी में क्या होता है? बच्चे करके सीखते हैं। और संप्रेषणात्मक में क्या होता है? बच्चे एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए? कोई शिक्षक वो पंजाब में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो क्या करता है, वो पंजाबी लैंग्वेज जो वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं जानता है, तो उसे क्या करना चाहिए? किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहिए, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए, या फिर समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण को आरंभ करना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी पाठ सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ सामग्री को पढ़ने का कौशल बोध है। मतलब कैसा बोध है? यह वैश्विक है, स्थानीय है, निष्कर्षात्मक है, या फिर मूल्यांकन परक है। तो किसी की कोई पाठ सामग्री है, किसी कोई बुक वगैरह, उससे क्या करना है? गहन पूर्वक उसको पढ़ना है और विशिष्ट सूचना निकालना है। तो इस प्रकार के जो पढ़ने का कौशल है उसे किस प्रकार का बोध कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा यहाँ पे स्थानीय बोध। क्या कहेंगे उसको? स्थानीय बोध कहा जाएगा उसको। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना, विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त फल लिखना। तो यहाँ जो निदानात्मक परीक्षण का पहले जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वह यह होता है कि बच्चों में क्या कमियां रह गई उसका मतलब जानकारी प्राप्त करना। उसका क्या है?
जो कमियां हैं उनको जानना, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर कि बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और फिर उसके बाद उपचारात्मक कदम उठाना, मतलब जो कमियां हैं उनको सुधारना। तो यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। यह पाठचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो यहाँ पे पूछा गया कि पाठ्य पुस्तक के बारे में सही क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह पाठचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत सही दिया गया है। जबकि पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि केवल पाठ्य पुस्तक जो है एकमात्र सामग्री नहीं होती है। बच्चे और जो शिक्षक होते हैं, जैसे शिक्षक होते हैं कई प्रकार से चीज़ों को सिखाते हैं और बच्चे होते हैं अनेक प्रकार की चीज़ों से सीखते हैं। इस सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना, ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तक स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया है। सारे निगेटिव ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का समवेत गायन, रोल प्ले में भाग लेना, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। तो पूछा गया कि मौखिक भाषा के विकास में कौन सबसे ज़्यादा मदद करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रोल प्ले में भाग लेना। क्योंकि जब बच्चा क्या करते हैं, अभिनय वगैरह करते हैं, तो चीज़ों को क्या करते हैं, जैसे कि कोई अभिनय कर रहा है तो पहले चीज़ों को पढ़ेगा अच्छे से, फिर उसका क्या करेगा, अच्छे प्रकार से उसका उच्चारण करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो मौखिक भाषा का विकास होता है वो इसी युक्ति में होता है, रोल प्ले के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा रोल प्ले में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि बस यूं ही। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है। तो पूछा गया कि भाषा यादृच्छिक है, इसका क्या तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, तो निगमनात्मक उपागम जो है इसमें से पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें से नियम बताए जाते हैं। इसमें क्या बताए जाते हैं, सबसे पहले नियम बताए जाते हैं। और आगमनात्मक जो उपागम होता है, तो इसमें क्या होते हैं, पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं। एग्जाम्पल बताए जाते हैं पहले से। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है। उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, नियम प्रस्तुत करने चाहिए, वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर ड्रिल के माध्यम से अभ्यास करवाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले नियम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो निगमनात्मक उपागम है इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले नियम बताए जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि नियम प्रस्तुत करने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। व्याख्या करना, विश्लेषण करना, निष्कर्ष निकालना, या फिर पाठ्य सामग्री का विस्तार करना। तो तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं पाठ्य सामग्री का विस्तार करना। क्या करना, पाठ्य सामग्री का विस्तार या फिर एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे एग्जाम्पल एक हम समझते हैं कि जैसा जो बच्चा होता है जीन पियाजे की जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है जब बच्चा, तो जैसे कि उसे बताया गया कि 4 पैर वाली ये क्या है, इसको जैसे कि 4 पैर हैं, इसकी क्या कुत्ता है। तो जैसे कि जितने भी उसमें से 4 पैर वाले जो जानवर देखता है तो वो क्या सोचता है कि कुत्ता है। कोई भी 4 पैर वाली चीज़ देखेगा तो सोचे कि कुत्ता है। तो ये क्या मतलब है कि जो है मतलब बहुत आगे जाकर वो अनुमान लगा रहा है, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा है चीज़ों का। तो ये आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हमारा कि पाठ्य सामग्री का विस्तार जो है। तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाना क्या कहलाता है, पाठ्य सामग्री का विस्तार कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए यह लाभ है। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और
रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है। शिक्षार्थी ये नहीं महसूस करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म का समावेशित करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए शिक्षार्थियों को। तो स्वच्छंद लेखन जो होता है शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार लाभदायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ तथा रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। आपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थी को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? विस्तृत पठन, बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन या फिर गहन पठन? अब देखो, विस्तृत पठन जो होता है यह पढ़ा जाता है मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए केवल पढ़ाई की जाती है इसमें से विस्तृत पठन में। उसके बाद बारीकी से पठन जो होता है इसमें क्या होता है, कोई विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है। बारीकी से पठन में क्या होता है, कोई एक विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है कि जैसे कि कोई अखबार निकला, उसमें से नौकरी की एडवर्टाइजमेंट जैसे हुआ, तो उस नौकरी के बारे में जानकारी केवल एक ही जानकारी के लिए जब आप लोग पढ़ेंगे उसको, तो कहा जाएगा बारीकी से पठन। और सरसरी तौर पर पठन होता है कि मतलब सारांश देखना, उसका सारांश या फिर शीर्षक देखने के लिए, शीर्षक देखने के लिए जो है पढ़ा जाता है सरसरी तौर पर पठन। तो जैसे कि कोई बुक है, उसके जो है पहला पेज खोला गया, फिर उसमें मतलब देख लिया गया कौन कौन सी चीज़ें दी गई उस बुक में। तो जो मेन टॉपिक बस उसको जल्दी से देख लिया गया कि मतलब ये चीज़ें हैं। जैसे कोई बुक खरीदने जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि उसकी सामग्री देखता है कौन कौन सी इसमें चीज़ें दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। तो यह होता है सरसरी तौर पर पठन। और गहन पठन, तो इसका आंसर हो जाएगा गहन पठन, चौथा नंबर का। क्योंकि देखो यहाँ पे आपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरीके से जो है पढ़ने के लिए कहा, ठीक है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। तो प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि मान लो आप पैसेज पढ़ते हैं कोई, तो प्रश्नों के उत्तर तभी तो दे पाएंगे जब उसको क्या पूरा गहनता से पढ़ेंगे, पूरी सामग्री को अच्छे समझेंगे, तभी उसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा गहन पठन, गहन पठन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए, बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास करवाया जाए, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, या फिर बच्चों का भाषा परिवेश दिया जाए, बच्चों को जो है भाषा परिवेश दिया जाएगा। तो पूछा यहाँ पे कि अर्जन जो है कब घटित होता है। तो सबसे पहले तो अर्जन के बारे में, जैसे कि जो अर्जन होता है ये एक अवचेतन प्रक्रिया होता है, अवचेतन प्रक्रिया होती है। मतलब जो बच्चे होते हैं अर्जन क्या कर लेते हैं, बिना अपनी जानकारी की चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जानबूझकर नहीं, मतलब अवचेतन, अपने अवचेतन मन के द्वारा जो है क्या करते हैं, चीज़ों को अर्जन मतलब ग्रहण कर लेते हैं। तो यही होता है अर्जन, ठीक है। उसके बाद पूछा गया कि अर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चा अर्जन केवल तभी घटित होता है, बच्चों का में जो अर्जन है, जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। क्या किया जाए, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है। मतलब कौन सी विधि में बिना मातृभाषा की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, प्राकृतिक में, द्विभाषिक में, श्रव्य भाषिक में, या फिर प्रत्यक्ष या डायरेक्ट विधि में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि मातृभाषा को स्थान नहीं दिया जाता प्रत्यक्ष विधि में। प्रत्यक्ष विधि में बिना मातृभाषा के यूज किए चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट जो है प्रीवियस के क्वेश्चन सारे आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और एक चीज़ आपको याद रखना, जब तक आप लोग PYQ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, और हिंदी अब इतना आसान नहीं आती कि सोचो कि एक मैराथन देख लिया, 2 मैराथन देख लिया तो पेपर पास हो जाएगा। अगर एक मैराथन से पेपर पास ही हो रहा है तो बाकी जो है टीचर्स क्यों पढ़ा रहे हैं, बस एक ही मैराथन करवा दिया करें और जो है पेड
पेड कोर्स और दुनिया की चीज़ें ला रहे हैं, तो उनका लाने का क्या मतलब है? बस एक ही मैराथन देख सब लोग पेपर पास कर लें।